चलो बेटा, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बेटा स्क्रीन मिल पा रहा है क्या? नो अब सर। अभी तक तो नहीं आया सर। आ गया होगा। अब आ रहा है। आने वाला सर, आने वाला। पहुंच गया क्या? आ यस गया आ सर। गया। तो बेटा एक एक छोटा सा पार्ट जो है रह गया है, उसको देख लेते हैं। छोटे से पार्ट में आप ये जो फिगर वगैरह नीचे देख रहे हैं वो दरअसल कैमरे का है। ये वही कैमरा है जिससे हम फोटो खींचते हैं ना। तो कई बार मैंने देखा है, कल याद है मैंने कहा था आलतू फालतू टाइप के जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ लो, क्योंकि आजकल एनटीए का जमाना है, बहुत फायदा होगा। और ये हर जगह फायदा होता है। मतलब मेन एक्सट्रीम जो फिजिक्स की है उसके बजाय ऐसे चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे ना जो सिलेबस में बोल दिया गया है, और उसके ऊपर छोटा मोटा कोई फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला स्पेसिफिक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की आजकल थोड़ा सा भरमार हो जाती है। तो बेटा कैमरा में सोचो क्या होगा। मैंने याद होगा कैमरा के बारे में बताया था कि कैमरा में अगर आपको क्या होता है ये सबको मालूम है। कैमरा एक ऐसा डिवाइस है जो आपके फोटो को रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर आप जब भी चाहो तो उससे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो ना। तो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, रिकॉर्डिंग डिवाइस है। और बेटा मालूम है कि कैमरे में अगर रिकॉर्ड करना है तो इमेज कैसा होना चाहिए, रियल या वर्चुअल? इमेज कैसा होना चाहिए बताओ जल्दी, बताओ भाई। इमेज शायद के रियल होना चाहिए, वर्चुअल? रियल। रियल। याद है ना, अगर रियल नहीं होगा तो लाइटेज वास्तव में नहीं मिलेंगे, और फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो अफेक्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, दूसरी खास बात आपने देखा है, कैमरे का जो साइज होता है वो बड़ा होता है या छोटा होता है? मतलब जिसका फोटो छोटा। खींचता है उससे तो स्मॉल होता है ना भाई। यस यस सर। सर। हाँ, अब तुमको पहाड़ का थोड़ा फोटो छोटा खींचना होता है। है। हाँ, पहाड़ का फोटो खींचना है, और मान चला कि पहाड़ इतना बड़ा कैमरा कम से कम हो तो गड़बड़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो हमारा कैमरा होता है वो क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है ना। तो स्मॉल साइज होता है तो बेटा हमको ये सब गोल पूरा करना है, रियल भी हमारा इमेज हो, स्मॉल भी हो। और जाहिर सी बात है कि किस तरफ इमेज बने उसका साइड क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लेंस के अपोजिट साइड बने ना, अपोजिट। अगर भाई सोचो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर इमेज बन गया तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि भाई फोटोग्राफिक प्लेट तो लेंस के दूसरी तरफ होगी, ऑब्जेक्ट एक तरफ होगा। जैसे यहाँ कैमरे में सब लोग देख ही पा रहे होंगे। बेटा कैमरे में अगर आप देखो तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये जो आदमी खड़ा है सामने दिख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट। और पीछे देखो तो फिल्म है। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट और फिल्म पे जो इमेज बनेगा वो दोनों ही, ये जो लेंस है उसके दो अलग अलग साइड में है, एक साइड में भी नहीं होना चाहिए। अब बेटा ये सारी खूबियां तभी पूरी हो पाती है जब आप कैसा एक लेंस ले लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ये भी लेंस आपको दिख रहा है बेटा सबको? ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन कॉन्वेक्स। हाँ, कॉनकेव से नहीं चलेगा काम। कॉन्वेक्स लेंस मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? एक्चुअली इमेज हमको रियल चाहिए ना। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है वो जरा ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट रखा जाता है हमेशा 2f और इन्फिनाइट के बीच में। याद है, अगर हम मिरर से इसकी तुलना करें तो सी और इन्फिनाइट के बीच में होगा। तो इमेज कहाँ पे बनता है बेटा? तब बनता है बेटा इमेज सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे देखो दूसरी साइड में बना 2f और f के बीच में। कैसा बनेगा? पहले तो रियल बनेगा। इमेज की पहली खासियत कि ये रियल बनेगा, है ना। दूसरी खासियत क्या है भाई कि ये सीधा या उल्टा बना? उल्टा बना। हाँ। अच्छा, तीसरी बात है कि अगर बड़ा छोटा की बात करें तो बड़ा बना या छोटा बना? छोटा बना। छोटा। हाँ। अब तीनों खासियत जो हमको चाहिए था वो सब पूरा हो गया। तो इसका मतलब हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कि ऑब्जेक्ट को 2f इन्फिनाइट के बीच में रखते हैं हमेशा, जब फोटो क्लिक करना होता है उससे पहले। और इससे इमेज जो है वो कहाँ पे बनता है? f और 2f के पीछे। रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। और ऐसे ही केस में हम फोटोग्राफी कर पाते हैं। तो देखो बेटा बगल में कैमरे का भी फोटो बना हुआ है, कमरे में दिख ही रहा है। सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने लेंस को लेके बात करी, और बाकी सब जो है फोटो वगैरह खींच गया। अपर्चर याद होगा बेटा, अपर्चर के बारे में मैंने बोला था, वो अवेलेबल एरिया जिससे लाइट रे पास हो, या
ऑप्टिकल एलिमेंट का वो एरिया जिसके जो यूज हो लाइट को पास करने के लिए या जो यूज हो इमेज बनाने के लिए। छोटा एरिया मतलब छोटा अपर्चर, बड़ा एरिया मतलब बड़ा अपर्चर। यहाँ पे हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपर्चर को। अगर अपर्चर कम करेंगे कम लाइट आएगी, अपर्चर बढ़ा देंगे लाइट ज़्यादा आएगी। तो लेंस तो सेम है। यहाँ पे देखा होगा इधर एक अरेंजमेंट बना हुआ है, ये अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं बेटा जिसके ऊपर लिखा हुआ है अपर्चर। तो अरेंजमेंट क्या करता है, ये लेंस तो वही है लेकिन उसके एरिया को बढ़ा घटा सकता है। अब सोचो अगर ये पूरा बंद हो जाए तो पूरा लेंस ही बंद हो गया, क्योंकि लेंस तो है लेकिन उस पर लाइट कहाँ फिल्म पे पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। इसको कम खोला तो कम अपर्चर होगा, इसको ज़्यादा खोला अपर्चर बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। और ये बेटा शटर है। शटर एक्चुअली हम फिल्म को कितना देर तक एक्सपोज करते हैं उसकी बात करता है। शटर स्पीड भी होती सुना होगा, जैसे मान लो कोई तेज दौड़ रहा है, आपने शटर स्पीड जो स्लो कर दी तो बहुत ज़्यादा लाइटें बड़े आराम आराम से आएंगी तो उसमें ब्लर्ड फोटो आता है। शटर स्पीड बहुत तेज है तो उस समय एकदम इंस्टेंटेनियस फोटो आता है, देखा होगा। तो बेटा ये है कैमरा, इसमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमको बस ये पढ़ना कि क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें और इमेज कहाँ में बनेगा, ये सब। अब बेटा इसको मैं पढ़ाया क्यों? तो दरअसल मैंने यहाँ पे ये पढ़ाया कि जो हमारा कैमरा है उसमें इन तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। किसका किसका? आई एस टी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक तरीके से ये फॉर्मूला तुम कह लो। अब इसमें जाहिर सी बात है आई क्या होगा, तो आई है बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा आपने जो लाइट को यूज करा है, जो लेंस पे आके गिर रहा है, उसकी क्या है? इंटेंसिटी। एस जो बेटा दिख रहा है जो है दैट इज एरिया। एरिया कौन सा एरिया भाई? ये वो एरिया है जहाँ पे लाइट गिर रहा है, मतलब इसी एरिया से कहीं ना कहीं हम अपर्चर की बात करेंगे। ठीक है। और टी जो है, टी की अगर हम बात करें तो ये है एक्सपोजर टाइम। ये क्या है बेटा? एक्सप्लोजर ने एक्सपोजर कहते हैं, एक्सपोजर। एक्सपोज करना मतलब जितने देर तक खोलता है, एक्सपोजर टाइम। सही बेटा, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। किसी भी कैमरे के लिए इंटेंसिटी, यस सर। उसका एरिया और एक्सपोजर टाइम, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसी भी कैमरे के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दिया फॉर एनी कैमरा, फॉर एनी कैमरा ऐसा होता है। कैसा होता है भाई? इंटेंसिटी, एरिया और एक्सपोजर टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ये किसी के लिए भी होता है। अब बेटा यहाँ पे एक आध बातें और हमको देखनी है। एक जो कैमरा होता है बेटा ना, उसको लेके एक एफ नंबर की बात करते हैं। एफ नंबर बेसिकली एक रेशियो होता है। किसका? ये फोकल लेंथ अपॉन अपर्चर का। फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय अपर्चर। ठीक है, ये एफ नंबर का फॉर्मूला है। सही बेटा। अब देखो बेटा, ये पहला वाले को मैं पहला इक्वेशन कह लेता हूँ, दूसरे वाले को दूसरा इक्वेशन कह लेता हूँ। अब देखो पहले इक्वेशन में एक खास बात है। अगर सोचो कि अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि भाई कोई मुझसे अगर कह दे कि जो एरिया है वो कांस्टेंट है। देखो अभी आई एस टी तीनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। याद है मैंने बताया था कि अपर्चर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एरिया को बढ़ा घटा सकते हैं। और किसने कहते नहीं नहीं एरिया को कांस्टेंट कर दिया, कर सकते भाई, हम अपर्चर को छुए ही ना, वहीं रहने दें। तो आई और टी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। मतलब इसमें से जैसे आई एस टी है ना, तीन लोग हैं, इसमें किसी भी को भी एक को कांस्टेंट कर दो तो भाई दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 में तीन लोग हैं, इसमें से किसी को एक को कांस्टेंट कह दो, जैसे आई को कांस्टेंट कह दो, तो एस और टी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? बताओ बेटा। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप बातें कह सकते हो। तो यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि भाई ये जो अपर्चर है, देखो मैंने एस से क्या लिखा है? एरिया। नहीं, मान लो कि जो ये लाइट, ये जो एरिया मैंने एस बोला था, वो जो एस होता है, मैंने बताया ना कि एस और अपर्चर प्रोपोर्शनल होता है। तो एस और अपर्चर में कैसे रिलेशन होता है कि अगर अपर्चर को मैं डी से रिप्रेजेंट करूं तो एस डी
के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे एस क्या था, एरिया, एरिया ऑफ लेंस ना, और डी क्या है बेटा, डी ये है अपर्चर। सही बेटा, तो ऐसा होता है। एस जो होता है, मैंने बताया था ना अपर्चर को एरिया से देखते हैं, लेकिन अपर्चर प्रोपोर्शनल भी बताया था। तो एग्जैक्टली क्या रिलेशन होता है एस और डी में, डी मतलब अपर्चर में स्क्वायर का होता है। तो जो एस होता है वो डी के क्या होता है बेटा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे डी क्या है बेटा, क्या है, अपर्चर। अपर्चर। एस क्या है, एरिया ऑफ द लेंस, सही है ना। एरिया ऑफ लेंस। हाँ, अब बेटा प्रोपोर्शनल है तो इस रिलेशन नंबर 3 को अगर तुम चाहो तो एक के साथ कंबाइन कर सकती हो। कैसे कर सकती हो, अगर आई ले लो और एरिया के जगह एस जो है, एस के जगह पे डी स्क्वायर ले लो और टी ले लो, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं बेटा, मतलब सिंपल सी बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को भी कंबाइन करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में देखो, अगर मैं एफ नंबर और अपर्चर को देखूँ तो तुमको दिख ही रहा होगा बेटा कैसा रिलेशन है। देखो एफ नंबर और अपर्चर, अपर्चर डी है ना बेटा, तो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एफ नंबर। बताओ सही है, बताओ बेटा। अब टाइम ऑफ एक्सपोजर की अगर बात करें, देखो मान लेते हैं कि अगर हमको टाइम ऑफ एक्सपोजर को देखना है, जरा इक्वेशन नंबर ये वाला, इसको इक्वेशन कुछ कह दो। इक्वेशन हालांकि तो नहीं है, मैं तो इक्वेशन नंबर 1 से पाया हूँ, लेकिन इसको मैं कहता हूँ 4 नंबर। अब अगर 4 नंबर को देखो तो डी और टी में कैसा रिलेशन है, आई अगर कांस्टेंट कर दूं तो यहाँ से डी और टी में कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। बताओ बेटा सही है। यस सर। हाँ, अब अगर ऐसा हुआ तो चूंकि डी और एफ जो है इनवर्स रिलेटेड है, तो टाइम ऑफ एक्सपोजर जो होगा टी, मतलब अगर मैं इस वाले रिलेशन और इस वाले रिलेशन को देखूं तो टाइम ऑफ एक्सपोजर जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी का, मतलब 1 ये एफ नंबर जो है इसके स्क्वायर के क्या। बताओ बेटा, ये समझ में मैंने क्या लिखा। जी सर। देखो ये वाला रिलेशन, ये वाला तो ये कहता है कि भाई टी जो है 1/डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये वाला रिलेशन ये कहता है कि एफ नंबर 1/डी के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर मैं डी स्क्वायर कर दूं, इसका एफ नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका यूज करके और इसका यूज करके मैं नहीं कर सकता कि टी प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर का स्क्वायर, ये वाला। तो ये सब कुछ रिलेशन है जिसमें याद रहेगा, इसमें कोई ऐसा क्लियर कट ऐसा नहीं है कि इसको यूज करो उसको यूज करो। इसको कहता हूँ 5, ये देख लो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से क्या है कि जो एफ नंबर है वो जान जाओ कि क्या है। एफ नंबर क्या है बेटा, फोकल लेंथ अपॉन अपर्चर। ठीक है, ये एफ नंबर है किसी भी जो लेंस किसी भी कैमरा जो होता है उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, पहली बात। ऐसे 2 लोग अभी लाइन पे हैं। अच्छा फैजान ही गायब हो गए, अभी सबको बोल रहे थे, गायब हो गए और कनेक्ट हो रहे हैं। तो बेटा एक तो पहला वाला रिलेशन मैंने बताया था, कौन, आई एस टी, इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। मेन तो इन 2 रिलेशन है, बाकी किसी को भी चाहे तीसरे को भी तुम मेन ही कह सकते। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो अपर्चर और एरिया होता है दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो अपर्चर होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से बेटा हम बड़े आराम से जो है लेंस के लिए कोई भी एक रिलेशन बना सकते हैं। तो बेटा तुम देख लो, कोई भी रिलेशन इसमें यूज करना हो तो बड़े आराम से यूज कर पाओगे। तो बेटा ये समझ में आया कि कैमरा कैसे काम करता है। ये समझ में आया ना कि ये लग रहा होगा कि आलतू फालतू टाइप का कुछ बता दिया। इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आ गया। ये कैमरे के लिए डिफाइन होता है, आई एस टी हमेशा कांस्टेंट होता है। एक और बातें बताई गई कि भाई अगर हम लेंस को लेके बात कैमरा को लेके बात करें तो उसका जो एफ नंबर होता है वो हमेशा ही जो लेंस होता है उसके फोकल लेंथ और उसका जो अपर्चर होता है इनके रेशियो को कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा ये बताता है कि जो एस और डी है उसका कैसा रिलेशन होता है। तो कहते हैं एस जो होता है दैट इज एरिया ऑफ द लेंस, प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। अब इन तीनों का यूज करके किसी को भी किसी से रिलेट कर सकते हैं ना। जैसे अभी मैंने लास्ट में सबसे रिलेट किया कि टी जो होता है वो एफ नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेट कर लेते हैं। बताओ बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बेटा हम एक अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। अच्छा इसके जो है क्वेश्चन आप देखिएगा, आप इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो देखिएगा
अब चूंकि आज मैं कल हो नहीं पाया था क्लास, तो आज मैं अलग सा एक टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी इसका क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा। तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसके, डिवाइस के। अब देखिएगा, डिवाइस में हमने पढ़ सर लिया है ना, कैमरे सिंपल। हाँ बोलो, कैमरे पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? कैमरे पे क्या रहता है? सर एक कैमरे वाला कोई क्वेश्चन करा दीजिए। कैमरे के ऊपर क्वेश्चन मुझको देखना ही पड़ जाएगा क्या, ये तो सबसे आसान है। तुमको कहना चाहिए कि भाई सर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे कराओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब पे ही करा दूंगा, टेंशन उसका ना लो। मैं तुमको बता दिया कि तुम कर लेना, मैं करा दूंगा ना वैसे। बस आज जो है नया टॉपिक शुरू कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा स्पीड थोड़ा बना रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और बाकी के वो जो दो हैं वो फालतू हैं। जैसे कैसगरेन टेलीस्कोप था एक, और एक था गैलीलियन टेलीस्कोप। और अभी तो हमने पढ़ लिया कैमरा भी, इतना कुछ पढ़ लिया। तो इन सब के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना बेटा। आई विश की इतने के लिए तो मतलब किसी के लिए वैसे दिक्कत नहीं है कि कैमरा तो एकदम फालतू टाइप का, उसमें तो कुछ फॉर्मूले भी नहीं। इनमें सब में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये सब दोनों जो पढ़ लिए हैं ना, वो सब नाम के लिए है। तो नाम है, हमने पढ़ लिया, तो दोस्तों ये आप नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़ाया। लेकिन काम का कौन है, काम का केवल ये तीन है शुरू के, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बाकी कल जैसे मिलूंगा तो मैं 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है बेटा? सही है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। अब बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेट सर टॉपिक, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो बेटा उदित, ये बहुत ही आसान इसका क्वेश्चन होता है ना, जो अभी कैमरा पढ़ा है। तो देखना, तुमको मालूम चल जाएगा। या तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो तुमको मालूम चल जाएगा कि दो, जैसे सपोज दैट आई इंटू टी कॉन्स्टेंट है, एस आई इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन, आई इंटू टी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जाहिर सी बात है एस या डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो बोल दिया कि पहले ये इंटेंसिटी थी, बाद में ये इंटेंसिटी थी, तो पहले टाइम एक्सपोजर 2 सेकंड था, अब बताओ कितना सेकंड होगा। बता दोगे कि भाई जैसे आई इंटू टी कॉन्स्टेंट हो, इसका मतलब आई वन टी वन इक्वल टू आई टू टी टू, बता दिया उसे, है ना? जी सर। इस टाइप से पूछते हैं, तो बड़े आराम से बता दो। अब बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होगा वेव ऑप्टिक्स। बहुत दिन से हम पढ़ रहे थे ना एक ही ऑप्टिक्स, तो बहुत टाइम लगा। अब बेटा बताओ कि वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट सबके हैं कैसे, कुछ पढ़ा है इससे पहले वेव ऑप्टिक्स में? बताओ बेटा। बताओ भाई, सब लोग एकदम शांत हो गए। बताओ बेटा। रिपीट रिपीट कर दीजिए, रिपीट। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स जो टॉपिक है वो कैसा है, समझ में आता है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ है, क्या है? सर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सही करके। सही करके क्लियर नहीं है, चलो हम इसको मतलब क्लियर, हाँ क्वेश्चन आता है तो चलो इसको क्लियर करते हैं। देखो बेटा, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे तो मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन या सौभाग्य रहा तो 2 क्वेश्चन से आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है और बड़ा आसान वाला रहता है। इस बार तो बड़ा आसान आया, ऐसे ऐसे फॉर्मूले पे आया जो मैं फॉर्मूला सच बताऊं तो मैं ही नहीं जानता था, मतलब इतना ज़्यादा फालतू फॉर्मूला था। तो क्या कहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान होता है, बस एक बार इसका तुक पकड़ में आना चाहिए। देखो बेटा, वेव ऑप्टिक्स में मैं क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि फेज क्या होता है। हालांकि जो फेज होता है इसके बारे में सही से कब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वेव एंड ऑक्सीलेशन वाले टॉपिक में। सुना है बेटा ना फेज का नाम, पढ़ा है कि नहीं बेटा? हाँ, अच्छा उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। हाँ, वेव फ्रंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा बेटा कि हाइजन की, मैं बताऊंगा कि हाइजन थ्योरी क्या है, हाइजन की वेव थ्योरी वो क्या है।
ठीक है। अच्छा, ये हाइजन की जो वेव थ्योरी होती है, दो साइंटिस्ट का नाम एक जैसा है बेटा, हाइजनबर्ग एक है और एक हाइजन है। तो ये वाले हाइजन है, हाइजनबर्ग नहीं है। हाइजनबर्ग को आप कहाँ सुनते हैं? केमिस्ट्री में। ये वाले जो है, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री वाला फिजिक्स से अलग हो जाता है, मेन पार्ट तो वो फिजिक्स का ही होता है, लेकिन आपके हिसाब से वो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। हाइजन वेव थ्योरी हमारे मतलब ऑप्टिक्स में आएगा। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप 12th में होते हैं, अभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC ना। सारी कहानी हमारी इसी को लेकर होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। YDSC जब पढ़ रहे होंगे तो बेटा इसका मतलब ये होगा ना, ये बीच में छूट गया, इसको बोलना चाहिए था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हाइजन के बाद, उसके बाद YDSC उसी के ऊपर आता है। फिर हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन में कुछ टाइप के डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में पढ़ेंगे पोलराइजेशन। सही बेटा? तो इतना कुछ हमको इसमें पढ़ना है। अब देख पा रहे हैं इसमें बहुत कुछ है। Yes, sir. इसमें वैसे सबसे ज़्यादा हमारा जो मतलब ध्यान होगा वो दो चीज़ों पे होगा। एक तो होगा YDSC पे यानी इंटरफेरेंस पे, और दूसरा होगा डिफ्रैक्शन पे। मतलब 3 टॉपिक पूरा हो गया कि इंटरफेरेंस पे होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे होगा, फिर सबसे लास्ट में जो डिफ्रैक्शन आएगा उस पे होगा। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो डिफ्रैक्शन में एक छोटा सा पॉइंट है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इतना कुछ करेंगे तो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। बेटा हमारे पास टाइम है ना? अगर जाने वाला तो नहीं टाइम? अभी है आई थिंक। हाँ है। है 10 मिनट्स है सर। कितना सेकंड बेटा? 10 मिनट है। 10 मिनट है। 10 मिनट होता तो एक मेरे पे वो आ जाता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाता तो मुझको भी मालूम इतना टाइम है। अब चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है फेज। तो बेटा फेज के बारे में किसी को कुछ इंफॉर्मेशन है? फेज क्या होता है? कोई है बेटा? भाई प्रकट हो ना, कोई सब लोग गायब हो गए। एक स्केलर क्वांटिटी है, रेडियन है, पर ये फेज है क्या? कौन बता पाएगा? कभी इसका जिक्र मैंने किया है वैसे, मतलब रेगुलर क्लास जब Sir, हमारी। हाँ बोलो बोलो बेटा। sir, वेव का एंगल होता है। एंगल नहीं होता। देखो बेटा कुछ बातें आप शायद पहले से जानते हो, नहीं जानते तो आप टेंशनाइज मत होना, पर आप ऐसे जानते होगे। वैसे आप SHM में होते हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हो। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट y है तो ऐसे लिखते हो a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। अच्छा, उसी समय वेलोसिटी ऐसे लिखते हो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये कहानी किसकी है भाई? ये कहानी है SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखा है बेटा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद एक वेव। वेव में वेव इक्वेशन हम देखते हैं। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन में भी वेव का फॉर्मूला हम देखते हैं। ऐसे y इक्वल टू वो सब वो बड़ा होता है a साइन kx माइनस ओमेगा टी। देखा है? Yes, sir. अच्छा, अब जरा बात करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, वो दरअसल SHM का इक्वेशन है, और y है उस SHM करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस ये जो y है, ये वाला जो y है, ये उसका रिलेशन साइन के साथ इस एंगल से है, इस एंगल से, और इसी एंगल को ही हम कहते हैं फेज। सिमिलरली आप देखो तो ये इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम एंगल है, इसको भी हम कहते हैं फाई। इसका मतलब जरा सोचो, अगर आपको फाई मालूम है इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है। आपको फाई मालूम है तो इक्वेशन नंबर 2 से आपको वेलोसिटी मालूम है। तो आपने देखा होगा कि SHM पहले आता है आपके सब्जेक्ट में, मतलब आपका जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है 11th क्लास का पूरा कोर्स, उसमें पहले SHM आता है, देन आफ्टर वेव आता है। तो हमको पढ़ाया जाता है कि बेटा जो फेज है दरअसल वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, दरअसल वो एंगल है ना, एंगल ही तो दिख रहा है फेज फाई, इसलिए उसका यूनिट देखा है मैंने। क्या दिया है उसका यूनिट? उसका यूनिट यहाँ पे देखो आप, क्या दिया मैंने? रेडियन। तो दरअसल फेज एक एंगल है जो हमको मालूम चल जाए तो हमको दो बातों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसके बारे में?
इक्वेशन नंबर 1 से y के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और नंबर 2 किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो बेटा वेव एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको बताता है, वेव फेज बेसिकली एक एंगल है, एंगल, और जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो ये हमको दोनों लोगों के बारे में बताता है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट भी बता देता है, डिस्प्लेसमेंट जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में y लिखा है, प्लस हमको क्या बता देता है, वेलोसिटी। ध्यान देना बेटा, ये वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 2 से ध्यान देना, जो डिस्प्लेसमेंट बताता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब हमको मैग्नीट्यूड भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। वेलोसिटी बता देता है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो बेटा फेज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऐसे पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट भी बता देती है और उसका वेलोसिटी भी बता देती है। अच्छा बेटा, पहले और दूसरे इक्वेशन को देख के यही समझ में आ रहा है ना कि जो फेज होता है, थोड़ा ऊपर कर दिया आपको पूरा देखते हैं, हाँ ये आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि जो फेज होता है वो कितने के बराबर होता है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा ना। बेटा डेल्टा क्या होता है, इसका नाम होता है फेज कांस्टेंट, ठीक है, डेल्टा होता है फेज कांस्टेंट, लेकिन ये जो टी है दैट इज टाइम, ये जो टी दिख रहा है ये दैट इज टाइम। इसके अलावा में जैसे ओमेगा क्या है, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सब बताऊंगा जब मैं वहां पे जाऊंगा। मेरे लिए मुद्दे की बात ये है कि आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, यानी इक्वेशन 1 और 2 को, यानी आप एसएचएम को देखें, तो आपको यही समझ में आएगा कि भाई जो फेज होता है वो किसका फंक्शन होता है, टाइम का। बताओ बेटा ये सही मैं लिख रहा हूँ? यस सर। हाँ, लेकिन बेटा हम और आगे होते और जाते हैं, आगे थोड़े और बड़े होते हैं। ध्यान दो जरा इक्वेशन नंबर 3 पे, इक्वेशन नंबर 3 पे ये जो आप एंगल देख रहे हो एक्चुअली ये फेज का एक जनरल मोस्ट फॉर्म है ना। आज भी कहानी वही है, कहानी वही का मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 3 आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसका, ये वेव मोशन में डिस्प्लेसमेंट है उस मीडियम के पार्टिकल का जिसमें वेव चलता है। आप टेंशन ना लो कि ये कौन क्या कैसे, ये सब जब चैप्टर आएगा तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। अभी वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट है किसका, उस मीडियम के पार्टिकल का जिसमें वेव चलता है। सो जो फाई मालूम तो फिर भी वाई मालूम हो जाएगा। और अगर इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मालूम चल जाएगा भाई, आपको मालूम चल जाएगा वेलोसिटी। बताओ सही है? बताओ बेटा, जैसे वेलोसिटी अगर मैं इससे निकालूं, इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा अभी तो ओमेगा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ए माइनस ए ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी से बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, साइन का कॉस, डिफरेंशिएट करें तो पॉजिटिव होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। चौथा इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो सोचो चौथा इक्वेशन क्या कह रहा है, चौथा इक्वेशन कह रहा है कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म ये क्या है, फाई। तो अभी देखो फाई मालूम का मतलब वाई मालूम और वी मालूम, यानी पहले वाली कहानी जो एसएचएम बता रहा है वो सही है। नहीं बस एक अलग बात ये हो गई कि इसका जनरल मोस्ट फॉर्मूला बदल गया। और जनरल मोस्ट फॉर्मूला क्या है, जनरल मोस्ट फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, जनरल मोस्ट फॉर्मूला का मतलब यही है मेन फॉर्मूला, जनरल मोस्ट फॉर्मूला ऑफ फेज फाई। तो फाई क्या हो गया बेटा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सही बेटा, जहाँ पे के को कहते हैं हम 2 पाई बाई लेमडा के बराबर, और इसका इसका जो मतलब होता है, मतलब के क्या है तो उसको हम कहते हैं वेव नंबर। ये सब बेटा वेव चैप्टर पढ़ते तो हमको दिखता, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। ओमेगा दिख ही रहा होगा बेटा, इसका मतलब होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, है ना। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ वेव जैसा लग रहा होगा, बहुत सारी बातें हैं तो वेव का इधर ही पढ़ लेंगे। बताओ बेटा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, तो मैं बेटा अभी जो नया फॉर्मूला लिखा हूँ, या जो मैंने कहा कि दिस इज द जनरल मोस्ट फॉर्मूला, तो क्या मैं ये मानूं कि जो जनरल मोस्ट फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये वाला जो जनरल मोस्ट फॉर्मूला है, तो क्या मैं ये मानूं कि जनरल मोस्ट फॉर्मूले को देख के आपको एक बात तो ये समझ में आई होगी कि भाई जनरल मोस्ट फॉर्मूला जो होता है वो केवल टी का फंक्शन नहीं होता, और किसका फंक्शन होता है भाई, क्या लग रहा है, और किसका फंक्शन होता है? तो मुझको समझ में आ रहा है कि बेटा ये टी का फंक्शन तो था ही, हमने पहले ही देखा था, एक्स यानी पोजीशन का भी फंक्शन है। बताओ,
Yes, फाई दो लोगों का फंक्शन, यस सर। किसका, एक्स का और टी का। भाई टी तो मैं लिख दिया, टी इज द टाइम, हाँ, और ये एक्स क्या है भाई, पोजीशन ना। तो जो फेस होता है इन दो लोगों का फंक्शन होता है। तो बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है कि फाई का कौन सा फॉर्मूला हमको याद कर लेना है, कि एक्स माइनस ओमेगा टी। पहली बात, के क्या होता है, वेव नंबर, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला ध्यान तो बेटा एकदम एक जैसा है, दोनों में 2 पाई ऊपर आता है, ओमेगा में नीचे टी होता है, ये हमने पहले से ही सर्कुलर मोशन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे के पे आ जाता है लैम्डा, सही है। और फाई किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है। और होता क्या है, तो बेटा ये एक ऐसा एंगल होता है या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सब लोग हाँ कहे तो आगे बढ़े। चलो बेटा, और सब पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही सबकी? yes, sir. अच्छा अच्छा, विकास, अच्छा विकास, विकास का कैसा चला बेटा? सही चल रहा है, वो उसका सिग्नल नहीं आता तभी वो लेता नहीं है, वो उस पर देख लेता है यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे देखता है ना। अच्छा, 2-3 क्लासेस मैंने अपलोड नहीं करी है, आज मैं कर दूंगा सबको अपलोड। चलो, मतलब पढ़ रहा है मिला जुला के, ये ना। यस सर। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम बेटा शेयर कर दो बेटा। तो हम बेटा बात कर लिए थे कि सबको बेटा आ रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको, सही है, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके डियर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी कि फेज क्या होता है ना। तो सबको समझ में बेटा फेज क्या होता है। अब बात कर लेते जरा कि तुमने टर्म के बारे में सुना होगा बेटा, फेज को लेके। फेज को लेके आपने ये सुना होगा कभी कि सेम फेज होता है कुछ कॉन्सेप्ट, सेम फेज में होना का मतलब कुछ होता है, ऑपोजिट फेज में होने का मतलब कुछ होता है, हाँ। और सेम फेज, ऑपोजिट फेज और डिफरेंट फेज, ये 3 बातें आपने सुनी होंगी, सुना बेटा? यस सर। देखो बेटा, होता क्या है ना कि या तो हम 2 SHM या एकदम जनरल मोस्ट बात करें तो 2 वेव ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक वेव है हमारे पास, सपोज ऐसे कि हमारे पास एक वेव है जिसका नाम है वेव W1 और दूसरा वेव है, इसका नाम है W2, ये वेव है, ठीक है बेटा। तो ये जो W1 है उसका हमने देखा फेज, तो मान चला φ1, और जो W2 है उसका फेज देखा तो मान चला φ2, सही है। W1 W2 क्या है बेटा, वेव्स है। क्या हुआ भाई? सर ये फैजान बोलना चाह रहा है बस। हाँ, कुछ बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल ही क्यों रहा है, उसके यहाँ नहीं आ रहा होगा बेटा। अगर मेरी आवाज आ रही है तो अभी तुम मत बोलो, तुम देख लेना आराम से, तुम्हारा हो सकता है कुछ जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसलिए तो YouTube पे पड़ जाता है तो दिख ही जाता होगा बेटा, अगर क्लास को डिस्टर्ब हो गई तो। नहीं, आराम से आराम से, हाँ बेटा। सर ये अगले चैप्टर स्टार्ट करा दे। हाँ, आप कहाँ थे? सर हमारी तरफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो मेरे यहाँ तो कल दोनों प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने एक प्रॉब्लम लेके अपना पल्ला झाड़ लिया। मेरे यहाँ तो दोनों प्रॉब्लम कल हो गई थी, तो कुछ था शायद शहर में कुछ चल रहा था, हो सकता है मेरे इलाके में नारायण में वो बहुत लेट में आई, बहुत लेट का मतलब 5-6 बजे आई और सुबह ही चली गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन के चक्कर में हम एक तो वो और दूसरा नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो नहीं हो पाया। चलो बेटा, तो यूट्यूब पे पड़ जाएगा, सब देख लेना। तो यस सर। हाँ, चलते बेटा आगे। तो बेटा यहाँ पे सबको समझ आएगा कि 2 वेव हैं W1 W2, उनका फेज है φ1 और φ2। तो कई बार क्या बोलते हैं ना कि ये जो वेव है वो सेम फेज में है, कई बार बोलते हैं ये वेव है
ये अपोजिट फेज में है, और कई बार ये बोलते हैं कि ये डिफरेंट फेज में। 3 बातें होती है ना। तो हमको बेटा यहाँ पे 2 फेज के बारे में बात करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा? 2 लोगों का फेज मान लो तो डेल्टा फाई लिखेंगे। फाई एक का, फाई वन एक का है, फाई टू दूसरे का, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा फाई। वो क्या कर लेंगे, अगर फाई वन फाई टू में चाहो तो फाई वन माइनस फाई टू कर दो, और चाहो तो फाई टू माइनस फाई वन कर दो, इनका डिफरेंस निकाल देना है, फाई टू माइनस फाई वन। तभी तो लिखा है फेज डिफरेंस। डिफरेंस मतलब फाई टू बड़ा है तो फाई टू माइनस फाई वन बड़ा है तो फाई वन माइनस फाई टू, ऐसे करके हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा। और ये जो फेज डिफरेंस है इसी को देख के बता देते हैं कि दोनों वेव सेम फेज में है या अपोजिट फेज में है। ठीक है। देखो कैसे बताते हैं। किसी को मालूम बेटा कि सेम फेज का कंडीशन क्या है? किसी को मालूम बेटा? तो डेल्टा डेल्टा फाई 0 होता है, बस। मतलब सर सेम एंगल में जाते हैं वो। देखो बेटा हम जनरल मोस्ट बात करेंगे, तो कंडीशन ऑफ सेम फेज, इसको अगर हम करें तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा बेटा कि कंडीशन ऑफ सेम फेज क्या होता है। तो क्या कहते हैं उसमें, जो बेटा फेज डिफरेंस होगा ना, अभी बोला ना डेल्टा फाई क्या होता है? फाई वन माइनस फाई टू या फाई टू माइनस फाई वन। इसको हम देखते हैं कि ये या तो 0 होता है, या तो 2 पाई होता है, या तो 4 पाई, या 6 पाई, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो इसको बेटा जनरल मोस्ट लिखते हैं। कैसे? तो ये जनरल मोस्ट क्या हो जाता है? देखो अगर तुम पाई को अगर ध्यान से देखो, जहां जहां तुमको पाई दिख रहा है उसके आगे तुमको ऑड नंबर दिख रहा है या इवन नंबर दिख रहा है? अरे बेन इवन नंबर दिख रहा है, तो हम इसको कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और उसको लिखते कैसे हैं? उसको ऐसे लिखते हैं बेटा, सॉरी, इसको लिखते हैं 2n पाई। क्या लिखते हैं? 2 इंटू एन इंटू पाई। ये हो गया फेज डिफरेंस। इसको हमको याद रखना पड़ेगा, ये हमको याद होगा। जहां पे वेयर एन कहाँ से शुरू होगा? देखो बेटा डेल्टा फाई को 0 भी तो लाना है, तो एन इक्वल टू 0 रख दो, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। अच्छा अगर मुझको 2 पाई लाना होगा तो एन को कितना रखना पड़ेगा? 1। 2 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई, 3 डॉट डॉट डॉट। सही बेटा? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये जो डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई है इसको याद रख लो, क्योंकि जनरल मोस्ट फॉर्म है, इसमें बस तुमको n की वैल्यू रखनी है और तुमको बड़े आराम से फेज डिफरेंस मिलता जाएगा। अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई को फॉलो कर जाए तो हम कहते हैं कि जो वेव है W1 W2 वो कैसे फेज में है बेटा? सेम फेज में। तो सेम फेज में मालूम करने के लिए आपको फेज डिफरेंस देखना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी 2n टाइम्स ऑफ पाई। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ अपोजिट फेज। तो लिखा कंडीशन ऑफ ऑपोजिट फेज। तो बेटा इसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो कुछ ऐसे होता है। डेल्टा फाई जब लिखते हैं तो आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा दिखा। ये जो बेटा हमने ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे अगर आप देखो ये 0 और 2 पाई के बीच में तो आता है पाई, और 2 पाई 4 पाई के बीच में क्या आता है? 3 पाई। समझ में आ रहा है? तो हर सेम फेज वाले दो जो पास वाले लोग हैं उनके बीच की वैल्यू में हम देखते हैं कि ऑपोजिट फेज का कंडीशन बन जाता है। तो बेटा अगर ये आपने देखा तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाई का कैसा मल्टीपल है, तो आपको दिख जाएगा। पाई का कैसा मल्टीपल बेटा? ऑड मल्टीपल। दिख रहा है? दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। हाँ, तो इसको हम जनरल मोस्ट 2 तरीके से लिखते हैं। देखो पहला तरीका क्या है, या तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, या हम इसको लिख लेते हैं 2n माइनस 1 इंटू पाई। समझ आ रहा है बेटा? 2 तरीके से लिखने के हैं। अब जहाँ पे जिस किताब को पढ़ो जैसा दिख जाए, जैसे अगर तुमने ऐसे लिख दिया ऐसे, तो सोचो n कहाँ से स्टार्ट होगा इस केस में? तो बेटा हमको पाई चाहिए ना, तो अगर n की वैल्यू 0 लिख लो तो क्या आ जाएगा? पाई। हाँ, आ जाएगा। 1 लिखो तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 पाई, 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा?
एन 1 से शुरू हो जाएगा। देखो एन की वैल्यू 1 रखो तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 इंटू पाई, पाई आ जाएगा 1 रखने पे, तो 1 2 भी चलेगा, 3 भी, और डॉट 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 हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, उसके ऊपर इसके दो फॉर्मूले लिखते हैं, या तो 2n प्लस 1 इंटू पाई लिख दोगे, या तो 2n माइनस 1 इंटू पाई लिख दोगे, दोनों ही सही है। तो अगर 2n प्लस 1 इंटू पाई लिखोगे तो n कहाँ से शुरू होगा, 0 से, जैसा ऊपर शुरू हुआ था। लेकिन अगर तुमने लिख दिया बेटा 2n माइनस 1 इंटू पाई, तो वहाँ पे n कहाँ से शुरू होगा, 1 से। तो सबको समझ में आ गया बेटा? बताओ। Yes, यस sir. सर। अब भाई अब सोचो कंडीशन ऑफ सेम फेज अपोजिट फेज। अब एक कंडीशन ये भी बना ना, डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज की कहानी क्या है, मैंने लिख दिया, इसके लिए याद नहीं करना पड़ता, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। कंडीशन ऑफ डिफरेंट फेज, कंडीशन ऑफ डिफरेंट फेज, तो उसमें क्या होगा भाई कि जब आप फेज डिफरेंस निकालोगे तो दो कहानियां होंगी, ना तो ये 2n पाई होगा, अगर 2n पाई हो जाता तो क्या हो जाता भाई, सेम फेज, और ना ही ये 2n माइनस 1 इंटू पाई होगा, तो ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा, ये एंड लिख देते हैं, ना तो 2n पाई के बराबर होगा, ना ही 2n माइनस 1 पाई के बराबर होगा, तो हम इसी को क्या कह देंगे, फिर डिफरेंट फेज में है। तो तीन बातें आपने सुनी, सेम फेज मतलब 2n पाई, अपोजिट फेज मतलब 2n माइनस 1 इंटू पाई, और कोई भी इसके अलावा बचता है तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फेज हो जाएगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब बेटा एक और फेज के बारे में बात, देखो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा गोल यहाँ के लिए ही नहीं है। फेज अगर मैं केवल वेव ऑप्टिक्स पढ़ाता तो ये सब बातें इतना ना बताता, मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं वेव में अपने लिए रिसोर्सेज जुटा रहा हूँ, इन चीज़ों को फिर पढ़ाऊंगा नहीं वहाँ पे, वहाँ बस याद दिला दूंगा, एक याद है वो था, याद है वो था। सही है बेटा? जी सर। हाँ, तो कहीं भी पढ़ने का मतलब कहीं छोड़ना भी होता है। बेटा यहाँ पे देखो, याद है हमने जब फेज लिखा था तो कैसे लिखा था, ऐसे ऐसे लिखा था हमने, के एक्स माइनस kx minus माइनस omega. ओमेगा टी ना, तो फाई किसका फंक्शन है बेटा, एक्स और टी का। तो बेटा इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर पाते, देखो इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, और इसके ऊपर मैं दो बातें बोल सकता हूँ। ये फेज है, एक नया टॉपिक है, ये ऊपर वाले से हट गया, ऊपर वाले से हट गया मतलब अभी फेज डिफरेंस से हट गया ये। अब बेटा इसकी दो कहानियां हो सकती हैं, दो कहानियां ये हो सकती हैं, एट डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट, या मैं सेम वाला लिख देता हूँ, नहीं तो डिफरेंट वाला लिखूंगा तो फिर बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। तो बेटा देखो मेरे पास दो फेज होंगी, मान लो एक फाई 1 है, एक फाई 2 ना, तो बेटा टाइम दोनों में सेम होंगे, मैंने बोल दिया कि सेम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम जब सेम हो जाएगा तो एक्स बदलेगा, टी नहीं बदलेगा। देखो ये हो जाएगा फाई 1 के x1 माइनस ओमेगा टी, और दूसरा हो जाएगा के x2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो बदला क्या, टी सेम रहा लेकिन x बदल गया। सही बेटा? सही है? यस सर। Yes, sir. हाँ फेज डिफरेंस की अगर बात करूँ, डेल्टा फाई की बात करूँ, तो मैं लिख लूंगा फाई 2 माइनस फाई 1, तो देखो डेल्टा फाई हो क्या जाएगा बेटा, देखो अगर फाई 2 माइनस फाई 1 करा तो पहले फाई 2 में आ जाएगा माइनस ओमेगा टी, दूसरे फाई 1 में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बेटा क्या बचेगा, के, और मुझको दिखेगा x2 माइनस x1, ठीक है, सही है। तो x2, हाँ x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा डेल्टा फाई, बेटा k क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, और हो जाएगा डेल्टा x। x2 है पोजीशन बाद का, x1 है पोजीशन पहले का, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और बेटा ये हमारे लिए हो गया एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को कब यूज करेंगे, जब हमको लगने लगे कि टाइम सेम है, तो डेल्टा फाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सही बेटा? सर। और इंटरफेरेंस में हम फेज डिफरेंस का यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, हमने टाइम को क्या कर दिया था, सेम। अब भाई क्या हो गया सेम, दूसरे केस में पोजीशन बचा, तो फॉर सेम पोजीशन,
अच्छा बेटा, अगर सेम पोजीशन कर दूंगा तो फिर φ1 और φ2 में कौन बदलने वाला है आपकी बात? टाइम बदलने वाला है ना। तो ये हो जाएगा के सर एक्स x माइनस ओमेगा t1 और दूसरा में देखिएगा के एक्स माइनस ओमेगा t2। अब मैंने लिखा फेज डिफरेंस, देन डेल्टा फाइव विल बी, अच्छा बेटा मैं φ1 माइनस φ2 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका मन करे तो φ2 माइनस φ1 लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, t1 बड़ा है t2 छोटा है, उस हिसाब से। अब ये मत कहना सर पहले φ2 माइनस φ1 लिखा है, क्योंकि मैं फेज डिफरेंस निकाल रहा हूँ बेटा, इसमें इससे मतलब नहीं पड़ता कि कौन आगे कौन पीछे रहेगा। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, इसमें बस है बड़ा माइनस छोटा। डिफरेंस का मतलब यही होता है ना, डिफरेंस लिखने का मतलब ये होता है, दो लोगों के बीच में डिफरेंस Yes, लिखने का मतलब ये होता है बड़ा माइनस छोटा। ये नहीं होता कि फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो चेंज होता है, ठीक है। अच्छा अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला एक जैसा दिखे। अब डेल्टा फाइव में बेटा लिखूँ तो क्या होगा, देखो बेटा दोनों में के एक्स मैथ चला जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा T2 माइनस T1। असल में T2 माइनस T1 टाइप का लोग सब देखना चाहते हैं। अभी T1 माइनस T2 लिखता तो आपको अजीब सा लगता है कि पहले x2 माइनस x1 है और इस वाले में T1 माइनस T2, तो उसको मैंने सेम रखने के लिए ऐसा करा। तो मिला जुला के डेल्टा फाइव क्या हो गया बेटा, ओमेगा क्या होता है 2 बाई कैपिटल T इंटू डेल्टा T हो जाएगा, है ना। ये हो गया एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब के लिए है जब क्या हो जाए, जब change हो। पोजीशन सेम हो जाए। अब बेटा इसमें ये जो टर्म है ये वाला, ये क्या हुआ, टाइम डिफरेंस। मैं देखो टाइम चेंज ऑफ टाइम नहीं लिख रहा हूँ, टाइम डिफरेंस लिख रहा हूँ। डेल्टा टी लिखने में हो सकता है T1 बड़ा T2 छोटा हो जाए तो T1 माइनस T2। अब मान लो T2 बड़ा T1 छोटा हो जाए तो T2 माइनस T1। बात समझ पा रहे बेटा डिफरेंस का मतलब? यस सर। हाँ तो बेटा यहाँ पे Yes, दो sir. बातें हमको मालूम चल गई। हमको क्या याद रखना है, सेम फेज डिफरेंट फेज में फेज डिफरेंस क्या होता है, पहली बात। और यहाँ पे जो हमें लिखा है वो ये लिखा है कि भाई सेम टाइम के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा और सेम पोजीशन के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला कुछ ऐसे पॉइंट देखते हैं जिसमें हमको मेन पॉइंट देखना है जो वेव ऑप्टिक्स का ही है बेसिकली कहें तो। इसका नाम है वेव फ्रंट। कभी सुना बेटा आप लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में? Yes, sir. अगर सुना है तो कुछ क्या है मसाला वसाला कुछ, मतलब बता सकते हैं कुछ वेव फ्रंट के बारे में कि क्या होता है वेव फ्रंट, सुना है तो, या बस सुना ही है, मैं ही बता दूं। इसका जो लाइट सोर्स होता है हाँ, उसकी जो रे निकलती है सर, उसको रे को रे कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो एक शेप बनाती है, मतलब अगर point वो एक बनाए तो। देखो बेटा देखो ये आपको सामने क्या एक सरफेस दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया है, तो भीतर ग्रीन नहीं है, देखा तुमने, बॉर्डरिंग नहीं करी, बीच में वाइट वाइट है और बगल में येलो कलर की बॉर्डरिंग है। ये क्या है, एक सरफेस है, सरफेस या प्लेन। तो मैं इसको प्लेन नहीं कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, सरफेस। तो बेटा क्या ये सरफेस सबको दिख रहा है? यस सर। अब सरफेस कितने पॉइंट से मिलकर बना होगा, तो बेटा इन्फिनाइट पॉइंट होंगे ना। मैं से कुछ पॉइंट को दिखाता हूँ, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी। अगर आपको लगने लगे कि एक ऐसे सरफेस की आप बात कर रहे हैं जिसके जितने भी उसके ऊपर पॉइंट आते हैं, जितने भी पॉइंट आते हैं, अभी तो मैंने 4 को ही दिखाया, जितने भी पॉइंट आते हैं तो सबका फेज सेम हो जाए, ऐसे ही सरफेस को हम क्या कहते हैं बेटा, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं बेटा, वेव फ्रंट। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट देखो तो तुमको ऐसे लिखेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखा है बेटा, इक्विपोटेंशियल। यस सर। हाँ, और कुछ ऐसा सरफेस का नाम सुना है? थर्मल फिजिक्स पढ़ाया है ना मैंने, पढ़ाया है, काम का पढ़ाया है। मैं एक्चुअली शायद कंडक्शन पढ़ा रहा था जब हम लोग बिछड़ गए थे उसके बाद, है ना। तो उस समय हमने एक सरफेस के बारे में पढ़ा था, मालूम है, आइसोथर्मल पढ़ाया था बेटा, बताओ बेटा, आइसोथर्मल सरफेस के बारे में पढ़ा था। ये वो सरफेस होते हैं जिनके हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। वैसे ही आज हो गया कि अगर लगने लगे कि किसी सरफेस के हर एक पॉइंट का फेज सेम हो जाए
तो उसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। बेटा देखा फिजिक्स में एक जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. बेटा कोई है जो अपना खोल के छोड़ चुका है अपना माइक, और कोई सुनहरी आवाज नहीं आ रही। एक हमारा स्टूडेंट हुआ करता था, पता नहीं अब मैं नाम भूल रहा हूँ, पर उसके यहाँ से अच्छी आवाजें आती थी कोयल टाइप की, तो पूरे गांव की आ जाती थी, लेकिन अभी शायद नहीं है क्या? फैजान। नहीं, फैजान नहीं था। फैजान की खुद की आवाज नहीं आ पाती, कोयल की आवाज कहाँ से आएगी? तो कोई था, वो बहुत एक्टिव रहता था बच्चा, पहले ही ज्वाइन हो जाता था। लगता था कि उसको कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है, हो सकता है कि नया नया जोश रहा हो, मोबाइल पे क्लास करेंगे तो वो भी हो सकता है। चलो बेटा कोई बात नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस और आइसोथर्मल सरफेस जो है वैसा ही कुछ हमारा वेव फ्रंट है ना, सही बेटा? अब सही है ना भाई? Yes, हाँ, sir. अब ये बेटा जो अब ये जो वेव फ्रंट है ना, ये कई सारे शेप का हो सकता है। जैसे मैं तुमको दिखा दूं बेटा, हालांकि काम का तो नहीं, फिर भी वेव फ्रंट जो होता है ना, ये डिपेंड करता है कि भाई किसका वेव फ्रंट है, मतलब कैसे टाइप के सोर्स का है। तो मुझको बेटा 3 टाइप का वेव फ्रंट दिखता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको दिखेंगे। देखो जरा, मान लो एक पॉइंट सोर्स है, ये है पॉइंट सोर्स एस, जैसे होता है ना वो, जैसे एक बल्ब होता है, उस बल्ब जैसा ये सोर्स है ना। लाइट सोर्स भी कह सकते हो हम, तो वेव ऑप्टिक्स में तो हम कुछ भी कह सकते हो। अब देखो बेटा, मैं यहाँ से कुछ सर्किल बना दिया, इस तरीके से एक चीज गायब कर दिया इसकी। अब बेटा देखना जरा, ये वाला जो सरफेस है, ये तुमको वैसे दिख रहा होगा सर्किल, मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये क्या दिखे, आपको ये स्फीयर दिखे। तो ये सब बेटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे लिए वेव फ्रंट। देखो वेव फ्रंट कैसे, क्या मुझे समझो, 2 वेव फ्रंट बनाया, इसका बेटा स्फीयर है, ये तीसरा वेव फ्रंट बनाने जा रहा हूँ। दिख रहा है बेटा? ऐसे लग रहा होगा ना कि जैसे जो पॉइंट सोर्स है, एस जो है वो पॉइंट सोर्स है ना, तो जैसे लग रहा होगा जैसे जो पॉइंट सोर्स है, जैसे मान लो इसको हम लाइट सोर्स ही बोल सकते हैं। जैसे एस मैंने लिख दिया, ये है पॉइंट सोर्स, और ये जो 3 हमने बनाए हैं सर्किल, ये सर्किल नहीं है ये सब क्या है, स्फीयर। तो मैंने इक्विपोटेंशियल ये वेव फ्रंट किसके फॉर्म में बना दिया, स्फीयर के फॉर्म में। बेटा देखो यहाँ पे स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 3। अब आप देखो बेटा इसको कैसे कहा, तो देखो आप एस से ये जो स्फीयर 1 है, इसके सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है बेटा? जरा इस बात को समझना, एस से सारे स्फीयर 1 के पॉइंट क्या नहीं लगता कि सेम डिस्टेंस पे है? एस से कितने डिस्टेंस पे होंगे, रेडियस के डिस्टेंस पे तो होंगे। अब हमने अभी भी पढ़ा है, कि भाई जो स्फीयर 1 है वो भाई जाहिर सी बात है एक ही टाइम पे तुमको स्फीयर 1 दिख रहा है। अगर एक ही टाइम पे पे वो दिख रहा है, तो इसका मतलब एस से 1 तक पहुंचने में लाइट को सेम टाइम लगेगा। भाई एक समय ही तुमको सारे पॉइंट दिख रहे हैं ना स्फीयर 1 के, इसका मतलब यही हुआ ना कि वहां पर जो लाइट होगा, लाइट की स्पीड तो सेम होगी, तो एक पे सबको पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब जब लाइट स्फीयर नंबर 1 पे पहुंचेगी तो हर एक पॉइंट पे सेम टाइम में पहुंचेगी। तो सोचो टाइम अगर सेम हुआ तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। और एस से किसी भी एक पॉइंट पे चले जाओ स्फीयर 1 के, तो उसमें डिस्टेंस जो कवर करोगे वो आर के बराबर कवर करोगे। तो भाई हर एक पॉइंट का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू आर। सारे पॉइंट के लिए सेम होगा, यानी सारे पॉइंट के लिए सेम होने का मतलब ये हुआ कि सभी के सभी में एस से अलग फेज तो आएगा, लेकिन 1 पे फेज सबका सेम होगा। तो एस ये जो पहला स्फीयर है उस पर मान लो सारे पॉइंट का अगर फेज में कहूँ 5 1, तो सारे के सारे पॉइंट का 5 1 होगा। दूसरे पे अगर मैं कह दूँ 5 2, तो सबका 5 2 होगा। और तीसरे पे कह दूँ मैं अगर 5 3, तो सबका 6 होगा। मतलब मिला जुला के ये समझ लो अभी मोटी मोटा कि अगर सोर्स से हम अगर सेम डिस्टेंस दूर चले जाएं, सोचो अगर सोर्स से अगर हम सेम डिस्टेंस दूर चले जाएं, तो जरा सोचो डेल्टा फाई क्या होगा। डेल्टा फाई हो जाएगा 2π/λ इंटू रेडियस के बराबर, है ना बेटा? और ये रेडियस ही होगा पाथ डिफरेंस, और अगर ऐसा है तो सब सारे के सारे पॉइंट का फेज डिफरेंस सेम होगा। तो सोचो ऐसे लिखेंगे, φ2 - φ1।
φ2 माइनस फाइव मतलब फेज डिफरेंस को लिखा। φ1 मान लेता हूँ मैं एस पॉइंट पे फेज है, तो φ2 तो सबके लिए सेम हो जाएगा ना भाई। देखो φ1 को उधर भेज दो तो φ2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू आर, और इधर से हमने किसको भेजा है, φ1 को। सोचो φ1 अगर एस पॉइंट का है और φ2 किसी भी पॉइंट का है स्फीयर 1 पे, तो क्या नहीं लगता सब सेम हो जाएगा, क्योंकि φ1 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इधर वाले सब कांस्टेंट हुए। तो φ2 जो कि स्फीयर 1 के ऊपर के सारे के सारे पॉइंट का फेज होगा वो सेम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि हमको सोर्स से सेम डिस्टेंस दूर जाना है और सबको मिला के एक ऐसा एक कर्व तैयार कर देना है जो कि हमारे सोर्स से सेम डिस्टेंस दूर हो। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे सरफेस का जो फेज होगा वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एस से तुम देखो तो स्फीयर 1 का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस दूर है, इसलिए स्फीयर 1 के सारे पॉइंट का फेज सेम होगा, उसको मैंने φ1 कहा। सिमिलरली जो दूसरा वाला स्फीयर 2 है, देखो अगर मान लेता हूँ कि मैं इनका ये वाला डिस्टेंस R2 है, तो स्फीयर 2 के सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है एस से सेम डिस्टेंस है, इसलिए दूसरे वाले स्फीयर के सारे पॉइंट का फेज सेम होगा। और कितना होगा मान लिया मैंने φ2। ये समझ यार बेटा? यस सर। तो मतलब मुद्दा ये है कि Yes, अगर sir. तुम सोर्स से सेम डिस्टेंस दूर जाके और ऐसे मिलने वाले सारे पॉइंट को मिला के स्ट्रक्चर बना दो, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट का फेज सेम हो जाता है। ये जो नीचे हमने फॉर्मूला लिखा उसका यूज करके, जैसे नीचे वाला फॉर्मूला तुम φ2 देखो, अगर R सेम φ1 तो सेम है क्योंकि सोर्स तो सेम ही है। जैसे S का फेज मालूम है φ1 मान लिया, तो φ1 तो फिक्स हो जाएगा। R डिस्टेंस है वो अगर सेम हो जाता है तो φ2 तो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है कि सोर्स से सेम डिस्टेंस दूर जाके ऐसे लोगों को मिला के एक सरफेस बना दो, फेज सेम हो जाएगा। तो ऐसे केस में बेटा आपको क्या दिखा, ऐसे केस में आपको ये दिखा कि जो आपका वेव फ्रंट होता है उसका शेप स्फीयर हो सकता है। और ध्यान से देखो, अगर एस जो है लाइट का सोर्स है तो उससे लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी बेटा लाइट। इसी को हम कहेंगे रे ना, रे प्रोपोगेट हो रहा है, और जो कि जो हमारा सरफेस है दैट इज वेव फ्रंट, उससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। बेटा याद नहीं आ रही कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कॉन्सेप्ट की? याद आ रही बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या था कि भाई हर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद है? यस सर। बस वही कहानी। अच्छा, अगर R बढ़ता जाएगा तो आप जरा फेज को देखें, सोचो R और φ2 प्रोपोर्शनल है, तो R बढ़ेगा तो φ2 भी मतलब φ भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे φ बढ़ता जा रहा है। सेम कहानी बेटा हमेशा सुनते हो। तो यहाँ पे एक हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि ये जो मैंने लाइनें खींची हैं, दीज आर द रेस, और एनर्जी हमेशा रे के डायरेक्शन में चलती है एनर्जी। तो एनर्जी कहो चाहे रे कहो, वेव फ्रंट से कितना एंगल बनाती है बेटा, 90 डिग्री। सही है। और सारे के सारे जो वेव फ्रंट है, ये सब वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, किस शेप में है भाई, स्फीयर शेप में। सही बेटा, समझ में आया? यस सर। अब आते हैं दूसरा, मैं दिखाता हूँ। दूसरा होगा सिलेंड्रिकल। बेटा आर और आई पे ध्यान देना। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो बेटा सोर्स होगा ना वो लाइन सोर्स होगा। अब लाइन सोर्स में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मतलब ट्यूब रॉड है, ट्यूब रॉड क्या हो गया, एक लाइन सोर्स हो गया ना। जैसे ये देखो, येलो लाइन खींची, ये लाइन सोर्स है। अब जो वेव फ्रंट होगा, इस लाइन से सेम डिस्टेंस दूर सारे पॉइंट जितने भी मिल जाएंगे उनको मिलाने वाला एक सरफेस हो जाएगा। तो सोचो एक लाइन से सेम डिस्टेंस दूर जाके अगर पॉइंट को मिला दोगे तो क्या लगता है, सिलेंडर बन जाएगा। बताओ बेटा। तो मैंने देखो Yes, sir. मैंने एक सिलेंडर बना दिया। अब ये जो सिलेंडर है इसकी खासियत ये है कि हमारे येलो लाइन सोर्स से सेम डिस्टेंस दूर इसके पॉइंट है। तो इन सारे के सारे लोगों का जो है इस सिलेंडर पे आने वाले पॉइंट्स का फेज जो है सेम होगा, है ना। अब मैं एक आध और बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये एक और बना देता हूँ जो इससे भी बड़ा हो जाएगा। कैसा वेव फ्रंट है, कैसा वेव फ्रंट मैंने अभी बना दिया, सिलेंड्रिकल। तो अब सोचो ये वाला जो सोर्स है जो लाइन जैसा दिख रहा है, दिस इज लाइन सोर्स,
एस पहले वाला क्या था, पॉइंट सोर्स। अच्छा, पहले वाले को हमने 5 फेज पे कहा, दूसरे वाले को 5 तीसरे वाले को 5 है ना। और ये सभी के सभी क्या है, सिलेंडर है। और ये असल में यहाँ पे क्या है, वेव फ्रंट। सही बेटा, वही ना। लाइन से देखो, ये लाइन सोर्स से सेम डिस्टेंस हो, देखो ये सेम, इसके सारे जो रेडियस होगा इसका, दूसरा वाला R2 रेडियस पे होगा, तीसरा वाला R3 रेडियस पे होगा। तो R3 रेडियस वाले का हर एक पॉइंट R3 रेडियस पे होगा, तो सबका फेज सेम हो जाएगा। अच्छा, वेव फ्रंट देखो बेटा, ये रे देखो जरा बेटा, रे ऐसे जाएगी, ऐसे इधर, और इधर देखो तो ऐसे जाएगी इधर, है ना। एंगल कितना बनेगा वेव फ्रंट से और हमारे रे से, 90 डिग्री। दिख रहा है बेटा सबको? 180 180 नहीं भाई, 90, मैंने 90 बताया, 180 नहीं। अब सही बेटा। तो देखो कई बार क्या बोलते हैं ना, जब रे की बात करते हैं या वेव की बात करते हैं, तो जो पहला वाला वेव है जो किस फॉर्म में दिख रहा होगा, इसका वेव फ्रंट स्फीयर के फॉर्म में, तो इसको हम कई बार स्फेरिकल वेव बोल देते हैं। पहले वाले केस में जो वेव है ना, लाइट वेव, उसको बोल देते हैं स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव किस नाम पे बोल देते हैं भाई, वेव तो है, लाइट वेव है जैसे, पर स्फीयर के फॉर्म में प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए स्फेरिकल वेव। इसको हम क्या बोल देते हैं, बोल देंगे बेटा सिलेंड्रिकल वेव, जिसका वेव फ्रंट सिलेंडर के फॉर्म में। बातें पकड़ पा रहे बेटा? यस सर। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको दिखाऊंगा एक वेव फ्रंट जो किस उसमें होगा, जो प्लेन होगा। अभी कैसा था, स्फीयर सिलेंडर, अब प्लेन होगा। इसको हम बोलेंगे बेटा प्लेन वेव। और उसको कैसे बनाते हैं, जैसे देखो बेटा, ये है लाइट रे। क्या आपको ये लाइट रे पैरेलल दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? अब देखो हमने यही पढ़ा ना कि जो लाइट रे होता है उसके 90 डिग्री पे जो है वेव फ्रंट होता है। तो मैंने 90 डिग्री पे ऐसे एक प्लेन खींच दिया, 90 डिग्री पे ये प्लेन खींच दिया। अब इसकी कहानी देखो बेटा, क्या नहीं लगता इस प्लेन और रे के बीच में एंगल 90 है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। तो बेटा सही है। और ये वेव फ्रंट किस शेप में है, प्लेन शेप में ना। ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, यस सर। प्लेन वेव। सही बेटा। यस तो सर। वेव का नाम किस शेप का वेव फ्रंट, उसी के नाम पे बोल देते हैं। तो कहानी समझ में बेटा, 3 टाइप के वेव हो गए, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और प्लेन। और तुमने ये देखा बेटा कि जो पीछे हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, उसमें रे और हमारा वेव फ्रंट, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो जा रहे हैं, दिख रहा है। और ये कहानी तो समझ में आ गई कि जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है, रे से 90 डिग्री। तो मैं कह दूं रे या एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी प्रोपगेशन कंस्ट्रक्ट्स राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री ना, टू वेव फ्रंट। ये बेटा कहानी तो तुमने देख लिया ना, तीनों वेव में। सही बेटा। यस सर। और इन वेव का नाम भी आई विश की सबको समझ में आ गया होगा। हालांकि हम जब बात करेंगे ना बेटा, तो हम मैक्सिमम बात करते हैं प्लेन वेव, सही है। स्फेरिकल वेव और ये सब वेव का नाम तो हम जानते ही हैं, लेकिन जिन लोगों से हमारा वास्ता पढ़ना है वो लोग कौन से होंगे बेटा, वो लोग होंगे प्लेन वेव। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। टाइम है, यस सर। टाइम टाइम बचा कि नहीं हमारे पास, नहीं बचा। 5 मिनट। 5 मिनट्स रह रहे हैं सर। इतने मिनट, इतने में तो क्या हो पाएगा। तो अभी मुझको क्या पढ़ाना है, अभी मुझको पढ़ाना है हाइजन। वैसे देखा, हाइजन के बारे में बात करनी है, मैं थोड़ा सा नाम तो लिख ही देता हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी तो पढ़ लीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे तो बात करेंगे। इन साइंटिस्ट का नाम है हाइजन वेव थ्योरी, जो मैं बता रहा था वो हाइजेंस वेव। इस वेव को थोड़ा सा दूर कर दो जिससे आपको वेव दिखे पूरा। हाइजेंस वेव थ्योरी बेटा, ये हाइजन ही है, ये हाइजन ही है जिन्होंने जैसे बात वेव थ्योरी दी है। इन्होंने बेसिकली पहली बार ये कहा कि जो लाइट होता है
जिसके बारे में हम अभी पढ़ के निकले हैं रे ऑप्टिक्स में, ये दरअसल वेव होता है। क्या होता है बेटा? लाइट एक वेव होता है। अच्छा, लाइट बस वेव ही नहीं होता, याद है लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट को अभी हम वेव बोल रहे हैं, पर वेव कह देने से सारा काम नहीं हो पाता। पार्टिकल जब हम बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम बेटा इसको बोलते हैं इसको वेव बोल के काम नहीं चला पाते, इसको हम पार्टिकल बोलते हैं। लाइट ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल। और जबकि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वेव। तो बेटा लाइट के कितने नेचर हो गए? 2 नेचर हो गए ना, कभी लाइट वेव है, कभी लाइट पार्टिकल है। इसीलिए लाइट के नेचर कितने हुए? 1 या 2? 2। लाइट के 2 नेचर हुए, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अगर केवल लाइट वेव होता, एक ही नेचर रह जाता, केवल पार्टिकल होता, एक नेचर रह जाता। लेकिन दोनों ही नेचर का हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए हम इसको लाइट को देख के कहते हैं ड्यूअल नेचर। तो हम जाएंगे देखेंगे कि जब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो उसमें कई सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है। किसी ने बोला है, जैसे न्यूटन ने कर्पस्कुलर थ्योरी दे दी है ना, इन्होंने ये उन्होंने ये दी है। और हाइजन ही है वो जिन्होंने क्या बोला था कि लाइट वेव होता है। तो साइंस में एक प्रथा है बेटा कि आप वेव कह दोगे तो काम नहीं चलेगा, आप वेव सिद्ध करके दिखाओ, प्रूफ करो। तो बेटा ये हाइजन की कमी रही ना कि ये प्रूफ नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, मर गए। और उन्हीं के वंशज जो हैं जिनका नाम होगा यंग, वहीं ये बहुत महान काम कर पाए और जिनके नाम पे उनका एक्सपेरिमेंट ही महान बन गया। देखा बेटा, हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में कम ही बात करी है, लेकिन हम हाइजन के ये यंग के एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़्यादा इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्होंने हाइजन की जो वेव थ्योरी थी उसी को सपोर्ट करा, उसके पक्ष में जो है एक एक्सपेरिमेंट करा जिसने ये दिखाया कि नहीं भाई सच में लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, तो हाइजन ने पहले प्रपोज किया कि लाइट एक वेव होता है, लेकिन उसको प्रूफ किसने करा कि हाँ सच में लाइट वेव होता है? तो वो करा यंग ने, और बहुत बाद में करा। हाइजन बहुत पहले बोल दिया था वेव है, तो वो दिखा नहीं पाए थे कि सच में ये वेव है। किसने दिखाया? अल्टीमेटली दिखाया यंग ने, इसलिए उनके नाम पे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा।